नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो रविवार से राहुल गांधी की एक और यात्रा शुरू हो गई है। पहली यात्रा का नाम दिया गया था भारत जोड़ो और इस यात्रा का नाम दिया गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अब एक चुटकुला चल निकला है। चुटकुला ये है कि जिन राज्यों से ये यात्रा होकर के गुजरने वाली है, मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये ऐसे स्टेट हैं जहां कुल मिलाकर के 355 सीटें हैं और 355 में से 2019 में कांग्रेस को मात्र 14 सीटें मिली थी। 355 में से 14 सीटें। भारतीय जनता पार्टी ने 236 सीटें जीती थी इन 14-15 राज्यों में। इसका डिटेल भी बताएंगे, लेकिन चुटकुला ये है, लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस शायद ये मानती है कि 2019 में इन राज्यों के मतदाताओं ने उनके साथ बड़ा अन्याय कर दिया था। 355 में से केवल 14 सीटें। तो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं कि हमें न्याय दीजिए। अब वो न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कैसे-कैसे मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं, किस-किस तरह की बातें कर रहे हैं और ठीक ऐसे समय ये यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जब पूरा देश राममय है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, जिसमें करीब 8,000 लोग शामिल होंगे, राम भक्त शामिल होंगे, जिनमें देश की जानी-मानी हस्तियाँ भी हैं। अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के अध्यक्षों को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया है। करीब 60 देशों के प्रतिनिधि भी इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी यात्रा पर निकल रहे हैं और जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उसका एक तरीके से बायकॉट कर रहे हैं। वैसे तो कई तस्वीरें आ गई हैं, कई वीडियो आ गए हैं, सोशल मीडिया पर इनको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया गया है कि इंदिरा गांधी, इनसे पहले जवाहरलाल नेहरू, बाद में राहुल गांधी, ये सब जब अफ़गानिस्तान की यात्रा पर गए थे, तो बाबर के मकबरे और कब्र पर तो गए थे। मकबरा, कब्र एक ही बात है, तो वहाँ तो गए थे। लेकिन भगवान राम, जिनसे भारतीयों की पहचान है और जो राम के साथ खुद को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, जब हमसे कोई ये पूछे कि आप कौन हैं, तो हम तो यही कहेंगे ना, भगवान श्री राम हमारे सब कुछ हैं, हमारे रोम-रोम में हैं, हमारी रगों में हैं, हमारी पहचान प्रभु राम से है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल और बहस ये भी शुरू हुई है कि साहब, अगर भारतीयों की पहचान भगवान श्री राम से है, तो फिर क्या ये भारतीयों से अलग हैं? और चूँकि भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन गया है, उसका प्रथम तल तैयार है, गर्भगृह तैयार है, शास्त्र सम्मत वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। इसके बावजूद कुछ कंट्रोवर्सीज़ खड़ी करना, इसको विवादित बनाने की कोशिश करना, कुछ पर्दे के पीछे से 1-2 शंकराचार्यों से लगातार कुछ बयानबाज़ी करवाना, इससे बिल्कुल ये स्पष्ट हो गया है कि एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी और कुछ क्षेत्रीय दल, जो तुष्टीकरण की राजनीति के बल पर ही जीवित हैं, वो कहाँ तक जा सकते हैं और कितना नीचे तक गिर सकते हैं। जिस दिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
16 जनवरी को मंगलवार राहुल गांधी एक प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसका कुछ फुटेज देखने को मिला है और क्या कह रहे हैं कि हमने किसी को रोका नहीं है। जो अयोध्या जाना चाहे, वो अयोध्या जा सकता है। ये स्पष्टीकरण क्यों आया इनकी तरफ से? फिर उसी ज़बान से कहते हैं कि चूँकि ये राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है, इसलिए हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। राजनीतिक कार्यक्रम किसका? जब सभी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रमुखों को, अध्यक्षों को बाकायदा निमंत्रण पत्र भेजा गया है, तो किसी एक पार्टी का कार्यक्रम बताना या संघ का या विश्व हिंदू परिषद का इसको कार्यक्रम बता देना, ये अगेन मतलब लोगों को भ्रमित करना और एक वर्ग विशेष को तुष्ट करने की कोशिश करना कि देखिए भले ही ये इतने बड़े पैमाने पर इसका आयोजन कर रहे हों और विदेशों में भी इसका प्रसारण हो रहा हो, 160 से अधिक देशों में इसका लाइव प्रसारण होगा और 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं कि भले ही इतने बड़े पैमाने पर ये आयोजन हो रहा हो, पर हम इससे अलग हैं। तो ये मैसेज किसको दे रहे हैं? एक तरफ तो आप अगर अफ़गानिस्तान जाते हैं तो बाबर की कब्र पर जाते हैं, वहाँ सजदा करने के लिए जाते हैं, हाज़िरी लगाने के लिए जाते हैं। मदर टेरेसा को संत का दर्जा दिया जाता है तो सोनिया गांधी, मार्गरेट अल्वा को, फ्लैरियो को भेजती हैं, एक चिट्ठी भेजती हैं, मेरा स्वास्थ्य ठीक होता तो मैं भी आती। वो धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये धार्मिक कार्यक्रम हो गया इनके लिए। तो ये अपने को किसके साथ आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं? बाबर के साथ और मदर टेरेसा के साथ। तो ये एक अवसर है, जब ये तय होगा कि भारतीयों की मन किसके साथ है, यानी जो आम भारतीय हैं, वो अपने को किसके साथ आइडेंटिफ़ाई करते हैं और ये जो इन्हीं के समय तो देश का विभाजन हुआ था। पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 अलग देश बन बन गए। पूरा देश, पूरा राष्ट्र बँट गया और 47 में भी 47 से बल्कि पहले से ही 45, 46, 47 ये 3 खून-खराबे वाले और उथल-पुथल वाले वर्ष माने जाते हैं। उस समय लाखों लोग मारे गए थे दंगों में और एक तरफ़ा जो है उस समय जिहादियों ने पश्चिम बंगाल के इलाके में भी और उधर पंजाब में फिर प्रतिक्रिया स्वरूप वो सब हुआ। लेकिन सीमा के उस पार जो ट्रेनें चली अमृतसर के लिए और पंजाब के लिए, भारत के लिए, उनमें लाशें ही थी। तो इतना खूनी इतिहास लिखने वाले भगवान राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले जन-जन के प्रभु, उनके नाम पर भी राजनीति कर रहे हैं और बरसों के संघर्ष के बाद, तारीख पर तारीख झेलने के बाद, कई दशकों के की सुनवाई के बाद, मुकदमेबाजी के बाद, ये क्षण आया है तो उसमें भी राजनीति हो रही है। वो तो ख़ैर कल एक वीडियो में मैंने बताया था कि कौन से ऐसे कारण थे, जिनकी वजह से ये एक तरीके से इस कार्यक्रम से अलग हो रहे हैं। 20-22 साल से बल्कि 23-24 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महानायक के बजाय खलनायक के तौर पर पेश करने वाले और उनकी छवि खराब करने की कोशिश करने वाले, आज अगर प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उन्हीं नरेंद्र मोदी के हाथों हो रही है, जिनकी प्रशस्ति इस समय पूरी दुनिया कर रही है। कुछ को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान, चीन और कुछ जो पूरा इकोसिस्टम है उसको छोड़ दीजिए। तो ऐसे नरेंद्र मोदी के हाथों
जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी और वो उद्बोधन भी देंगे, तो ये सामने बैठ कर के कितना असहज महसूस करेंगे। शायद इन चीज़ों से बचने के लिए ये सब इन्होंने प्रपंच किए हैं कि हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। लेकिन बात इतनी नहीं है। इस समारोह की गरिमा को कम करने के लिए और लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और कुछ और चीज़ों पर फ़ोकस हो जाए, कुछ ऐसे बयान दिए जाएँ, कुछ ऐसी घटना करवा दी जाए, जिनसे फ़ोकस जो है वो अयोध्या ना हो, प्राण प्रतिष्ठा समारोह ना हो, कुछ और चीज़ें हो जाएँ, इसके लिए ही कुल मिलाकर के कोशिशें हो रही हैं और ये यात्रा निकाली जा रही है। वरना लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब इनके घटक दल भी ये कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग जो है वो सर्वोच्च प्राथमिकता इस समय होनी चाहिए, ना कि ये यात्रा। फिर भी राहुल गांधी और पूरी उनकी कांग्रेस की टीम अगर हवाई जहाज में भर करके मणिपुर के लिए रवाना हो गई और ये यात्रा गाजे बाजे के साथ शुरू कर दी गई, जिस पर फिर से करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। एक तरफ तो ये क्राउड फंडिंग के लिए अ, अपील कर रहे हैं लोगों से और दूसरी तरफ इस तरह की यात्रा पर कई सौ करोड़ रुपया फूंक रहे हैं। तो कोई पैसे की कमी हो ऐसा नहीं है। सबको पता है कि ये क्राउड फंडिंग क्यों की करनी पड़ी इनको, ताकि एक परसेप्शन क्रिएट किया जा सके कि साहब विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी के पास पैसे की बड़ी कमी हो गई है। ये इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि इनके एक झारखंड के राज्यसभा के सदस्य धीरज साहू के यहाँ से 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ था। साढ़े 300 था या साढ़े 400, साढ़े 300 था। साढ़े 300 करोड़ का कैश बरामद हुआ था और तब ये सवाल उठे थे कि इतना कैश तो कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के यहाँ से निकल रहा है। बाकी के हाल क्या होंगे और कांग्रेस पार्टी अपने समय क्या-क्या गुल खिलाती रही होगी, ये बाद में वैसे महाराष्ट्र में भी पता चला था। कहने को उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने उस समय क्या गुल खिलाए थे, वो तो सचिन वाजे प्रकरण और अनिल देशमुख वाले मामले से और 100 करोड़ रुपया तो बार, रेस्टोरेंट और पब और इस तरह के जो होटल वगैरह से वसूली का जो अभियान चला था, उसी से पता चल गया था। और कैसे-कैसे नेता इनके साथ सरकार में शामिल थे। अनिल देशमुख गृह मंत्री रहते हुए इन एलिगेशन का सामना करने के लिए बाध्य हुए और बाद में आर्थर रोड जेल गए। साल भर के बाद जाकर के जमानत मिली। एक दूसरे शरद पवार के चेले रहे नवाब मलिक, वो भी दाऊद इब्राहिम की बहन से प्राइम लोकेशन पर कौड़ियों के धाम ज़मीन खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किए गए। वो भी काफ़ी लंबे समय के बाद जो है ज़मानत पर रिहा हुए। तो लूट, भ्रष्टाचार और इन्हीं गड़बड़ घोटालों की वजह से ये किनारे किए गए हैं भारतीय जनता के द्वारा और कम से कम जो गरीब-गुरबा हैं, उनकी चिंता करने वाले नरेंद्र मोदी को 2014 में भी लोगों ने चुना और 2019 में भी चुन करके वापस भेजा और अब 2024 में भी जितने सर्वे, जितने ओपिनियन पोल, जितनी ज़मीन से सूचनाएँ आ रही हैं, ये 2014 और 2019 से भी अधिक जनादेश लेकर के, सीटें लेकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बस यही चिंता इनको खाए जा रही है और ऊपर से भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसके बाद तो पूरा देश एक तरीके से राममय होने वाला है। इसलिए ये यात्रा पर निकल गए हैं। तो मैंने आपसे ये निवेदन किया था कि मैं आपको आगे चल कर के बताऊँगा कि जिन राज्यों से ये होकर के गुज़रेंगे, 15 राज्य हैं ये, इनमें कितनी लोकसभा सीटें हैं और 2019 में कांग्रेस को मिली कितनी सीटें थी। अब आप मणिपुर देखिए, मणिपुर में 2 सीटें हैं।
कांग्रेस को 0 मिली थी, यानी खाता भी नहीं खुला था। भारतीय जनता पार्टी ने 1 जीती थी। नागालैंड में 1 सीट है, ना भारतीय जनता पार्टी जीती थी, ना कांग्रेस जीती थी। असम में 14 सीटें हैं, कांग्रेस को सीटें मिली थी असम से, भारतीय जनता पार्टी को 9 मिली थी। मेघालय में 2 सीटें हैं, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, कांग्रेस को कुल 2 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, कांग्रेस केवल 1 सीट पर जीती थी, भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटें जीती थी। और 16 सीटें नीतीश कुमार ने जीती थी, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, वहां भी कांग्रेस को 1 ही सीट मिली थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटें जीती थी। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी, भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी 8 सीटें जीत ली थी। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी सरकार रहते हुए। इनकी अपनी सरकार थी भूपेश बघेल की, और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी। उत्तर प्रदेश आप जानते हैं सबसे बड़ा सूबा है, लोकसभा सीटों के हिसाब से अगर देखें तो 80 सीटें। वहां भी कांग्रेस को बस 1 ही सीट मिली थी, सोनिया गांधी वाली। राहुल गांधी अमेठी से अपना चुनाव हार गए थे 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी के हाथों। और भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? 62 तो अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 2 इनके सहयोगियों को मिली थी, यानी 64 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, छिंदवाड़ा को छोड़कर के, जो कांग्रेस के नेता कमलनाथ के बेटे ने जीती थी। बाकी सब 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। राजस्थान में 25 सीटें हैं, कांग्रेस के हिस्से में 1 भी नहीं आई थी। 1 सीट वो बेनीवाल ने जीती थी और बाकी 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने। बेनीवाल भी उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। गुजरात में 26 सीटें हैं लोकसभा की, और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। 26 की 26 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। महाराष्ट्र में 48 सीटें, और कांग्रेस को अगेन 1 सीट, चंद्रपुर वाली। और भारतीय जनता पार्टी ने 23 सीटें जीती। 18 सीटें तब की इनकी सहयोगी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने जीती थी। इन दोनों को ही मिलाकर के 48 में से 41 सीटें हो जाती हैं, जो भाजपा और शिवसेना ने जीती थी। टोटल हैं इन राज्यों की सीटें 355, जहां से राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा गुजर रही है। और इसमें से इन 355 में से कांग्रेस को मिली थी केवल 14 सीटें, और भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी 236 सीटें। और इनके सहयोगियों की भी मिला लें, जो इनसे अलग हो गए हैं, तो ये सीटें 270-75 के आसपास बैठती हैं। तो एक्चुअल में बड़ा सवाल ये है, ये जो राहुल गांधी कहते रहते हैं ना, मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। तो सवाल ये है कि अगर वाकई आपकी मोहब्बत की दुकान है, तो इस मोहब्बत की दुकान पर कोई आ क्यों नहीं रहा? आपसे कोई सामान खरीदने को तैयार क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप चीनी माल बेचने की कोशिश कर रहे हैं कुछ सालों से? नाम ज़रूर मोहब्बत की दुकान का एक बड़ा-सा बोर्ड लगाया हुआ है ऊपर, लेकिन कर्म सारे जो हैं वो वही हैं जो चीन के हैं या हमारे भारत के दुश्मनों के हैं। तो अगर आप बोर्ड लगा देंगे, शिलापट लगा देंगे मोहब्बत की दुकान का, और उसमें सिर्फ और सिर्फ नफ़रत का कारोबार करेंगे, या राष्ट्रीय हितों पर कुठाराघात करने वाले फैसले करेंगे, कारनामे करेंगे, और लोगों को आप अपील नहीं कर पाएँगे, यानी कन्विंस नहीं कर पाएँगे, तो कहते रहिए कि हमने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है, कोई नहीं आएगा।
और यही हाल इस बार भी होने वाला है। 2014 और 2019 से अलग कोई नतीजे आएँगे, ऐसा लगता नहीं है। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।